और अजीत अग्निपथ योजना के बारे में एनएसए अजीत डोभाल जानकारी दे रहे हैं। सीधे रुख उसी का। तो अग्निपथ योजना देश के लिए जरूरी, एनएसए अजीत डोभाल का ये कहना है। लगातार इस योजना का विरोध और इस सब के बीच अब एनएसए अजीत डोभाल का भी कहना है कि ये देश के लिए जरूरी है। फ्रेश होता है, चाहे वो रेगुलर में जाए, चाहे वो अग्निवीर की तरह जाए, चाहे आज से 15 साल पहले जाता था, उसकी भी पहले 1 महीने की सर्विस होती है, फिर 6 महीने की होती है, फिर 1 साल की होती है। वो शुरू नहीं होता है 15 साल की या 12 साल की सर्विस के साथ में। एक बात, जहाँ तक रेजिमेंट्स का सवाल है, इसमें 2 बातें समझनी चाहिए। ये जो रेजिमेंट्स का कंसेप्ट है, इसको कोई टिंकर नहीं कर रहा है। अगर रेजिमेंट्स हैं तो आर्टिलरी की रेजिमेंट्स रहेंगी, आर्मर्ड कोर की रेजिमेंट्स रहेंगी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या बाकी सारे हैं। ये जो रेजिमेंटल, कभी कभी इन्फेंट्री की कुछ यूनिट्स के अंदर में बारे में लोगों को भ्रम है। पहली बात तो अब कोई कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स बहुत कम बची हैं, सिर्फ 2 या 3 हैं जो कि अभी भी प्योर उसी एरिया के क्षेत्र को करते हैं। और ये एक कॉलोनियल लेगेसी है। अंग्रेज ये चाहते थे कि कोई भी चीज़ पैन इंडिया ना हो, और वो ये चाहते थे कि उनको किसी न किसी वर्ग में बांटा जाए और उस वर्ग या क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में जाए। उनका कोई नेशनल पर्सपेक्टिव नहीं हो, क्योंकि इससे उनके अपने कॉलोनियल एम्पायर को एक खतरा था। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसी इंडियन आर्मी को फर्स्ट टाइम ये नेशनल आर्मी के रूप में कब आई? आज़ाद हिंद फौज की तरीके से, व्हेन इट बिकेम द इंडियन नेशनल आर्मी। क्या था उसका? 60,000 की फौज थी। कोई रेजिमेंट थी इनकी? थी रेजिमेंट। इनकी रेजिमेंट थी रानी झांसी रेजिमेंट, इनकी रेजिमेंट थी महात्मा गांधी रेजिमेंट। नॉट एन अहीर और राजपूत। और ये नहीं थी। और कितना सैक्रिफाइस किया इन्होंने? 60,000 में से 40,000 मारे गए। इतना एट्रिशन हुआ था। दुनिया के अंदर में किसी लड़ाई के अंदर में इतना एट्रिशन एंड कैजुअलिटीज नहीं हुई है जितनी इंडियन नेशनल आर्मी ने इम्फाल, कोहिमा के और सिंगापुर के बैटल्स के अंदर में गंवाए हैं। वो किसके लिए लड़ रहे थे? उनमें रेजिमेंटल प्राइड नहीं था क्या? उनके लिए वो नहीं था, वो भारत के लिए लड़ रहे थे। दे वर द सोल्जर्स ऑफ इंडिया, दे कॉल्ड देमसेल्व्स द इंडियन नेशनल आर्मी। बट सो डू द रेजिमेंट्स हियर राइट नाउ। दैट्स राइट, सो दे विल कंटिन्यू. Okay. That's what I'm telling you. They will have the nomenclature. There will be the regiment of this thing. Who has? I do not know how this concept has come that anybody is tinkering with the regimental pride or the regimental ethos. उसका अपना ट्रेडिशन होगा। अगर कोई एक बटालियन है, उसकी अपना एक वेलर है, उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, तो वो हमेशा बरकरार रहेगा और उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। मैं अब इसका हुआ ये है कि हमने ये कहा कि एक ऑल इंडिया कॉम्प्लेक्शन होगा इंडियन आर्मी का। इसको लोगों ने कहा कि रेजिमेंटल सिस्टम खत्म हो गया। रेजिमेंटल सिस्टम खत्म नहीं हुआ। इन्फेंट्री रहेगी, आर्टिलरी रहेगी, आर्मर्ड कोर रहेगा, सिग्नल्स रहेंगे। इन्फेंट्री के अंदर में भी ग्रेनेडियर्स हैं, के अंदर में गार्ड्स हैं, रेजिमेंट ऑफ गार्ड्स है। रेजिमेंट ऑफ गार्ड्स में किसका जाति के लोग हैं? कितना स्प्लेंडेड वो है उनका। ग्रेनेडियर्स है, उसमें किस जाति के, धर्म के, एक क्षेत्र के लोग हैं। हमारे जो परमवीर चक्र जो है, जब उनको मिला तो ये ग्रेनेडियर्स ने जितने ऑनर्स एंड बैटल ऑनर्स उन्होंने लिए हैं। तो ये सिर्फ हम ये चाहते हैं कि भारत के हर नागरिक, हर यूथ, हर युवा, एवरी यूथ ऑफ दिस कंट्री हु हैज़ गॉट ए डिज़ायर एंड ए मोटिवेशन and feels a sense of commitment to defend the country, he gets an opportunity. His youth, his energy, his talent is poured towards making this country strong and impregnably defendable. What happens after those 4 years are over and they don't find space in the services and they don't find space in the paramilitary? Because the reason I'm asking is कुछ लूज कमेंट्स आए हैं कि वो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हैं। तो फ्यूचर को लेके थोड़ा बहुत एप्रीहेंशन कर लीजिए या डर है लोगों में कि हाउ विल दे बी बेटर ऑफ आफ्टर द 4 years? Will they have a skill set which is market friendly, which they can get jobs? I think this is one of the biggest misunderstanding that has been created either deliberately or by lack of full knowledge and understanding of this thing. We are talking about a young man who is 22 or 23 years old,
has done 4 years of service and now he's in the market. Compare him with any other 21, 22 years old man who has not become Agniveer. This person has become disciplined. He has got the capability to work in a team. He has learned skills. He has developed the confidence, and he is trainable. His mind and his vision, he has got an all India perspective. So he is much more equipped to face the society. On top of it, he has been given a qualification that will be +2. That makes him comparable with any other persons in his age group to which the others are joining. So there is no avenue that has been debarred or closed for him. इसके लिए वो सारे रास्ते खुले हैं. उसके बाद उसके पास में 11 लाख रुपए के लगभग पैसा भी है, जिससे वो कोई नया कोर्स कर सकता है, आगे की पढ़ाई कर सकता है. यूनिवर्सिटी में जाना चाहे तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर सकता है. उनमें से कोई अगर टेक्निकल स्किल्स ज्वाइन करना चाहे तो पॉलिटेक्निक्स और उसको ज्वाइन कर सकता है. आजकल एवरेज एज सेटलमेंट की अपने करियर में 24-25 साल 26 साल होती है. देखिए, आज हम उस ज़माने में हमारे एज स्पैन के साथ में 1 लाइफ 2 कैरियर्स की बात करते हैं. अब तो लोग 1 लाइफ 3 कैरियर्स की बात करते हैं. कंपेयर करें, यही आदमी अगर 15 साल के बाद जाता तो 32, 33, 34 साल का होता. इस वक्त में अब उसको कोई ना ट्रेनेबल है, उसकी एज इतनी भी नहीं है कि वो घर में बैठ जाए, क्योंकि अभी उसकी शादी हुई 3-4 साल हुए हैं. अभी उसके पास कोई छोटा बच्चा है जिसको पढ़ाना भी है. कोई लड़की होगी तो वही 15-20 साल के बाद शादी के लायक होगी. उसके पास में जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां हैं. पहले का ज़माना फ़र्क था. ये जो सोल्जर था वो गांव से आता था और गांव वापस चला जाता था. गांव में रहने के लिए उसके पास थोड़ी ज़मीन होती थी और पेंशन पर गुजारा हो जाता था. आज पेंशन पर उसका गुजारा नहीं हो सकता, तो उसको सेकंड कैरियर की आवश्यकता होती है. 34 साल के बाद में इसका 40 साल का जीवन अभी और बचा हुआ है. इस 40 साल के जीवन में ना उसको हम नई ट्रेनिंग दे सकते हैं, ना उसको कहीं पर अगर अब्जॉर्व करें तो वो एक नए कैरियर की नई शुरुआत, नई जोश के साथ में उसको आगे बढ़ा सकता है. तो इसलिए इसको ये रखा गया है कि अगर वो 4 साल के बाद में आते हैं तो उनकी ट्रेनिंग, उनका डिसिप्लिन, उनका बैकग्राउंड, उनका आर्मी का कैरियर उनको समाज में एक ऊंचा स्तर देता है. उसके बाद उनके पास एजुकेशन भी है, और ये टॉप ऑफ इट है कि सरकार ने कहा कि 10% CPMF में होंगे. डिफेंस फोर्सेस के अंदर में, जो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में कोस्ट गार्ड है, बाकी चीज़ें हैं जो कि उनके उसमें अंदर में आती हैं, डिफेंस सर्विस कोर है, और जो उसके अंदर में और काफ़ी मिनिस्ट्री का है. अब देखिए, ये 10% अग्निवीर का नहीं है, ये 10% उनके यहाँ भर्ती होने वाले लोगों की हैं. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.